खौफ की दस्तक के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी सवारी पर जहां सड़क का हर मोड़ एक नया रहस्य छुपाए है और हवा का हर झोंका एक दर्दनाक इतिहास बयां करता है। सीमा का साया एक ऐसे ट्रक ड्राइवर विक्रम की कहानी है जो अपनी बीमार बीवी और बेटी के भविष्य को बचाने के लिए एक ऐसे रास्ते पर निकलता है जिसे लोग अभिशप्त कहते हैं। नेपाल बॉर्डर की ओर जाने वाला यह पहाड़ी रास्ता किसी की जिंदगी बदल सकता है या फिर ले सकता है। उसके साथ है उसका वफादार खलासी गोपाल, जिसकी आस्था और ताबीज इस सफर में काम आएंगे। लेकिन क्या भगवान पर भरोसा उन्हें उस साए से बचा पाएगा जो उनके ट्रक में सवार हो चुका है? यह कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसे इंसाफ चाहिए। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास डरने का कोई विकल्प नहीं है। और यह कहानी है उन राजों की जो नेपाल बॉर्डर के उन सुनसान पहाड़ी रास्तों में दफन है। सीमा का साया, खौफ की एक ऐसी दस्तक जो आपकी रूह तक कांपा देगी। नाम है विक्रम सिंह। उम्र 40 साल, पर मुश्किलों ने इतना जल्दी बूढ़ा कर दिया था कि देखने में 50 का लगता था। चेहरे पर गहरे धूप में जले रंग, आंखों के नीचे काले घेरे और हाथों में स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते पड़ गई मोटी मोटी नसें। यही थी उसकी पहचान, एक ट्रक ड्राइवर की पहचान। दिल्ली के एक छोटे से किराए के मकान में उसका संसार था। बीवी सीमा, जो पिछले 6 महीने से एक रहस्यमय बुखार से जूझ रही थी। उसका शरीर दिन ब दिन गल रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका सारा रस चूस रही हो। डॉक्टर भी हैरान थे। रिपोर्ट्स सब नॉर्मल, पर बुखार था कि उतरता ही नहीं था। और उनकी 12 साल की बेटी प्रिया, जिसके स्कूल की फीस का तीसरा रिमाइंडर नोटिस टेबल पर पड़ा धूल फांक रहा था। अगले हफ्ते तक फीस जमा नहीं हुई तो बच्ची को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल का सख्त चिट्ठा अब विक्रम की जेब में था। विक्रम जिस ट्रक कंपनी के लिए काम करता था, उसके मालिक ने पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी थी। मार्केट ठप है विक्रम, बस इतना कहकर वह अपनी नई कार लेकर घूमता रहता। ऐसे में ही कल रात उसी मालिक का फोन आया। विक्रम, एक जरूरी काम है। नेपाल बॉर्डर पर बिरगंज में एक कंसाइनमेंट पहुंचाना है। 1 हफ्ते का सफर है। पेमेंट कैश, डबल रेट। लेकिन बात सुन लो, ये रूट थोड़ा अजीब है। ड्राइवर आने जाने से कतराते हैं। तुम्हारी मर्जी। अजीब कैसे? विक्रम ने पूछा था। कुछ लोग कहते हैं भूल भुलैया जैसा पहाड़ी रास्ता है, और कभी कभी, छोड़ो, ये सब अंधविश्वास हैं। बताओ, करोगे काम? विक्रम के सामने सीमा की बीमार चेहरा और प्रिया की फीस का नोटिस तैर गया। डर क्या, जब भूख और बीमारी सामने हो। उसने हां कर दी। और अब वह इस पुराने ट्रक के स्टीयरिंग पर अपनी सारी उम्मीदें लगाए बैठा था। उसके साथ था उसका खलासी और पुराना साथी गोपाल। गोपाल उम्र में छोटा था, लेकिन उसकी आस्था और सरलता विक्रम को अच्छी लगती थी। गोपाल की गर्दन में हमेशा एक छोटा सा हनुमान चालीसा का ताबीज लटका रहता था। ट्रक का पुराना इंजन एक अजीब सी कराहती आवाज के साथ चल रहा था, मानो वह भी इस सफर से खुश नहीं था। अंधेरा घना हो चुका था और नेपाल सीमा की ओर जाने वाला पहाड़ी रास्ता सुनसान और डरावना लग रहा था। स्टीयरिंग पकड़े विक्रम की आंखों में नींद नहीं, बल्कि जीवन की पिसान झलक रही थी। साहब, कुछ खा लो, गोपाल ने एक डबल रोटी का पैकेट बढ़ाते हुए कहा। भूखे पेट तो भगवान भी नहीं टिकते, विक्रम ने मना कर दिया। उसका दिमाग दिल्ली में छूटे अपने घर में था। तभी सामने से एक तेज रोशनी उभरी और एक ब्लैक बोलेरो कार तेजी से उनके ट्रक के पास से सरपट निकल गई। उसकी स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि विक्रम का ट्रक हवा के झोंके से हिल गया। साला, पागल है क्या? विक्रम ने गुस्से से बड़बड़ाया। गोपाल की नजर कार के नंबर प्लेट पर पड़ी। प्लेट कीचड़ से सनी हुई थी, लेकिन उस पर लिखा था DL 1CD 7860। देखा साहब, नंबर 7860। गोपाल ने कहा। यह तो वही नंबर है जो बार बार। विक्रम ने उसे घूर कर देखा। क्या बकवास कर रहा है? नंबर प्लेट देखकर डर गया, चुपचाप बैठा रहा। गोपाल चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर समा गया। उसने अपने ताबीज को टाइटर पकड़ लिया। ट्रक आगे बढ़ रहा था। अचानक रेडियो पर बज रहा गाना बदल गया।
एक सन्नाटा छा गया और फिर एक हल्की सी दूर से आती आवाज आई, जैसे कोई महिला रो रही हो या हंस रही हो। पता नहीं। विक्रम ने रेडियो बंद कर दिया। ये कचरा रेडियो बार बार खराब हो जाता है। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वह अब भी हवा में गूंज रही थी, बहुत हल्की, बहुत दूर। गोपाल की सांसें तेज हो गईं। साहब, सुनते हो कुछ? विक्रम ने गुस्से से कहा। कुछ नहीं, बस हवा का रुख है। अपने दिमाग पर काबू रख। पर उसके अपने दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थीं। क्या सच में यह रास्ता अभिशप्त था? क्या उसने अपनी फैमिली की खातिर कोई ऐसा फैसला ले लिया था जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? ट्रक अंधेरे के सागर में एक लहर की तरह आगे बढ़ता चला गया और उसके पीछे छूट रही थी सिर्फ वह रहस्यमयी आवाज और डीएल 1CD7 860 नंबर का वह सवाल। विक्रम ने जोर से ट्रक का एक्सीलरेटर दबाया, मानो उस रहस्यमयी आवाज से भागने की कोशिश कर रहा हो। ये सब तेरे दिमाग का खेल है गोपाल, उसने खुद को दिलासा देते हुए कहा। थकान के मारे कान बजने लगते हैं। गोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खिड़की से बाहर घने, बदरंग हो चुके अंधेरे को घूर रहा था, जैसे उसमें कोई छिपा बैठा हो। उसने अपना हनुमान चालीसा का ताबीज और तंग पकड़ लिया। करीब 1 घंटा और गुजर गया। सड़क और ज्यादा संकरी और ऊबड़ खाबड़ होती जा रही थी। एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे तो दूसरी तरफ गहरी और अंधेरी खाई। चांद निकल आया था, लेकिन उसकी रोशनी भी इस डरावने माहौल में सहायक नहीं लग रही थी। वह बादलों के पीछे से झांकती हुई लंबी लंबी परछाइयां ही बना रही थी। तभी ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ हिलता दिखाई दिया। विक्रम ने ब्रेक मारा। सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा पीपल का पेड़ था। उसकी शाखाओं पर लाल रंग के कपड़े के टुकड़े बंधे हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। यह दृश्य किसी मन्नत के स्थान जैसा लग रहा था, लेकिन उस जगह की सूनी और उदासीन हवा ने इसे डरावना बना दिया था। साहब, यहां तो कोई मंदिर भी नहीं दिख रहा, गोपाल ने धीमी आवाज में कहा। फिर ये कपड़े। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़ी एक चीज पर टिक गई। एक पुरानी फटी हुई साड़ी का एक टुकड़ा जो पत्थर से दबा हुआ था। उस पर कुछ काले रंग से अंकित निशान लगे थे जो शायद किसी मंत्र या प्रतीक जैसे लग रहे थे। उसी पल ट्रक का इंजन अचानक खरखर की आवाज करने लगा और फिर पूरी तरह से बंद हो गया। एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ दूर से झींगुरों की आवाज और हवा के सनसनाने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ? गोपाल की आवाज में दहशत थी। मालूम नहीं, विक्रम ने कहा। स्टार्टर घुमाया। सिर्फ एक कर्कश आवाज आई। इंजन में जान ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी शक्ति चूस ली हो। विक्रम ने हताशा में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। नहीं, अब नहीं। ये ट्रक यहां खराब हो गया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। गोपाल बाहर देख रहा था। अचानक उसकी सांसें रुक सी गईं। साहब, ओ साहब, उसकी आवाज एक कंपकंपी लिए हुए थी। विक्रम ने बाहर देखा। पेड़ के पीछे घने अंधेरे में उसे एक ऊंची और पतली सी आकृति दिखाई दी। कोई औरत, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में हल्के से हिल रहे थे, बिल्कुल पेड़ पर बंधे लाल कपड़ों की तरह। विक्रम की रूह कांप उठी। उसने तेजी से स्टार्टर घुमाया। एक बार, 2 बार, तीसरी बार में इंजन एक जोरदार आवाज के साथ चल पड़ा, मानो किसी ने उसे झिंझोड़कर जगा दिया हो। उसने तुरंत गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखने की हिम्मत नहीं थी। ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों कई मिनट तक चुप रहे। हवा के सनसनाने की आवाज फिर से रेडियो की उस रहस्यमयी आवाज में बदलने लगी। इस बार आवाज और साफ थी। एक दर्द भरा रोना जिसमें एक अजीब सी गुस्से की लहर भी थी। गोपाल ने आंखें बंद कर लीं और होंठ हिलाने लगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए। विक्रम ने खिड़की से बाहर थूक दिया। सुनाई नहीं दे रहा गोपाल, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अब यकीन हो गया था कि यह सफर सिर्फ माल ढोने का नहीं, बल्कि किसी अज्ञात और डरावनी शक्ति का सामना करने का सफर था। और वह अब उसके ट्रक में सवार हो चुकी थी। ट्रक तेजी से अंधेरी सुरंग जैसे रास्ते पर दौड़ रहा था।
विक्रम का पूरा शरीर अब एक तनाव की स्थिति में था। हर एक छोटी सी आवाज, हर एक हिलता हुआ पेड़ उसे उस पीपल के पेड़ और उसके नीचे खड़ी उस सायेदार आकृति की याद दिला रहा था। गोपाल लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उसकी आवाज एक लय में डोल रही थी। अचानक उसने पाठ रोका और एक तेज झटके के साथ सिर घुमाकर पीछे की ओर देखा। ट्रक का पिछला हिस्सा, जहां माल लदा हुआ था, अंधकार में डूबा था। क्या हुआ? विक्रम ने तीखे स्वर में पूछा। साहब, मुझे लगा कोई पीछे बैठा है। गोपाल की आवाज कांप रही थी। कोई सांस ले रहा था, बहुत हल्की सी। विक्रम ने गुस्से से झुंझलाकर पीछे के शीशे पर नजर दौड़ाई। कुछ नहीं दिखा, सिर्फ बक्सों के ढेर की धुंधली शक्लें। बस बैठा रहा, तेरे दिमाग ने खिलवाड़ शुरू कर दिया है, विक्रम ने कहा। पर उसकी अपनी गर्दन के पीछे के बाल भी खड़े हो रहे थे। उसे भी एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, जैसे कोई उन्हें गौर से देख रहा हो। पीठ पर किसी की सांसों का एहसास। थोड़ी देर बाद विक्रम ने देखा कि साइड मिरर में ट्रक के पीछे की सड़क पर एक गहरा साया उनका पीछा कर रहा है। यह कोई गाड़ी नहीं थी, बस एक काले रंग का धब्बा था जो उनकी ही गति से चल रहा था, हमेशा एक ही दूरी पर। उसने मिरर को एडजस्ट किया, लेकिन वह साया वहीं रहा। गोपाल, पीछे देख, विक्रम ने आवाज को नियंत्रित करते हुए कहा। गोपाल ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। साहब, वो क्या है? मालूम नहीं, विक्रम ने कहा और जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक की रफ्तार बढ़ी, लेकिन साइड मिरर में वह काला साया अब भी वैसा ही था, बल्कि और गहरा और स्पष्ट लग रहा था। अब उसमें एक ढीली ढाली मानवीय आकृति झलकने लगी थी। तभी ट्रक के केबिन का तापमान अचानक गिर गया। गर्मी की रात में अचानक सर्द हवा का झोंका आया, जिससे दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी सांसें भाप बनकर उड़ने लगीं। ये कैसे हो गया? गोपाल ने अपनी बाहों पर हाथ फेरते हुए कहा। उसके दांत किटकिटा रहे थे। विक्रम ने हीटर को ऑन किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठंड बढ़ती ही जा रही थी। और फिर वह आवाज फिर शुरू हो गई। इस बार साफ साफ सुनाई दे रही थी। रोने की आवाज नहीं, बल्कि एक फुसफुसाहट थी। बहुत करीब, बहुत स्पष्ट, जैसे कोई उनके कान के ठीक पास खड़ा बोल रहा हो। वापस जाओ, गोपाल चीखने ही वाला था कि विक्रम ने उसका हाथ जोर से दबोच लिया। चुप रह, विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक जंगली गुस्सा था। मैं वापस नहीं जा सकता, समझे? मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसने जोर से हॉर्न बजाया। तेज, कर्कश आवाज ने सन्नाटे और फुसफुसाहट को कुछ पल के लिए दबा दिया। उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, मानो अंधेरे से भागकर सुबह की रोशनी तक पहुंचना चाहता हो। लेकिन वह काला साया अब भी मिरर में था, और ठंड अब भी उन्हें जकड़े हुए थी। फुसफुसाहट थम गई थी, लेकिन उसकी गूंज अब भी केबिन की हवा में तैर रही थी। यह साफ था कि अब वह अकेले नहीं थे। कोई या कुछ अब उनकी सवारी कर रहा था, और वह चाहता था कि वे लौट जाएं। लेकिन विक्रम के लिए तो अब आगे ही एकमात्र रास्ता था। ट्रक की स्पीड ने उन्हें उस सर्द हवा और फुसफुसाहट से थोड़ी दूरी दिला दी थी, लेकिन उस काले साए ने साइड मिरर में अपनी मौजूदगी बनाए रखी। वह अब एक स्थिर, डरावनी याददाश्त की तरह उनका पीछा कर रहा था। विक्रम का गुस्सा ठंडे डर में बदल चुका था। उसकी नजरें सड़क और साइड मिरर के बीच डोल रही थीं। गोपाल अब चुपचाप रोए जा रहा था। उसके कंधे हिल रहे थे। हम लौट जाइए साहब, प्लीज, ये सब छोड़कर लौट चलें। और फिर विक्रम ने थकी हुई आवाज में कहा, दिल्ली जाकर क्या कहूंगा? कि मैं भूत के डर से भाग आया? सीमा का इलाज कैसे होगा? प्रिया का स्कूल? उसके लिए इस सफर का डर दिल्ली में इंतजार कर रही विवशता से कम था। तभी ट्रक की हेडलाइट्स ने सड़क पर कुछ चमकदार दिखाया। यह पानी नहीं लग रहा था। विक्रम ने ब्रेक लगाए। ट्रक रुक गया। सड़क के बीचों बीच एक लंबी, टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींची हुई थी, गहरे लाल रंग की, ताजा खून जैसी। यह लकीर सड़क के एक किनारे से शुरू होकर दूसरे किनारे पर जाती हुई और फिर जंगल की ओर गायब हो रही थी। प्रभु श्री राम, गोपाल ने दहशत में फुसफुसाया। विक्रम की सांसें थम सी गईं। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। हवा में एक हल्की सी,
मीठी सी गंध आ रही थी, गंदा पानी और सड़े हुए फूलों जैसी। उसने लकीर के पास जाकर झुककर देखा। ये चिपचिपी और गाढ़ी थी, निश्चित रूप से खून लग रहा था। उसने सिर उठाया और उस दिशा में देखा जहां यह लकीर जंगल में गायब हो रही थी। घने पेड़ों के बीच लगभग 100 गज की दूरी पर उसे एक टूटी हुई खपरैल की झोपड़ी दिखाई दी। उसकी एक दीवार गिरी हुई थी और छत एक तरफ को झुकी हुई थी, और झोपड़ी के सामने एक सफेद साड़ी पहने हुई एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी पूरी मुद्रा में एक भयानक दुख और गुस्सा झलक रहा था। वह सीधे विक्रम की तरफ देख रही थी। विक्रम की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत ट्रक में वापस कूदा और दरवाजा बंद कर लिया। क्या देखा साहब? गोपाल ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं, विक्रम ने कहा और ट्रक को स्टार्ट किया। उसने गियर डाला और खून की लकीर को क्रॉस करते हुए ट्रक को आगे बढ़ा दिया। ट्रक के पहिए लकीर पर से गुजरे तो एक अजीब सी चिपचिपी आवाज आई। जैसे ही ट्रक लकीर को पार करके आगे बढ़ा, साइड मिरर में वह काला साया गायब हो गया। केबिन का तापमान भी अचानक सामान्य हो गया। सन्नाटा वापस आ गया, लेकिन अब वह भारी और धमकी भरा लग रहा था। गोपाल ने राहत की सांस ली। चला गया, वो साया चला गया साहब। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सड़क पर टिकी थी। वह जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ था। उस औरत ने, उस सफेद साड़ी वाली आकृति ने उसे देखा था, और उस नजर में चेतावनी थी, धमकी थी। वह सिर्फ उन्हें रोकना नहीं चाहती थी, वह कुछ और चाहती थी। और विक्रम को डर था कि अब वे उसके इलाके में दाखिल हो चुके हैं। यह सफर अब सिर्फ डरावना नहीं, जानलेवा होता जा रहा था। खून की लकीर को पार करने के बाद का सन्नाटा ज्यादा डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़, पेड़, हवा, सब कुछ उन्हें देख रहा हो। वह फुसफुसाहट और वह साया गायब हो गया था, लेकिन उसकी जगह एक गहरी, दबी हुई दहशत ने ले ली थी। साहब, अब तो बिल्कुल ठीक है ना? गोपाल ने आशा भरी निगाहों से पूछा। शायद वो, उसने हमें जाने दिया। विक्रम ने सिर हिलाया, पर उसे यकीन नहीं था। उसकी आंखें लगातार सड़क के किनारे छिपे खतरे को तलाश रही थीं। हमें रुकना नहीं है, सुबह होने तक इस इलाके से निकलना है। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ट्रक का एक पिछला पहिया एक तेज आवाज के साथ फट गया, और ट्रक जोरदार झटके के साथ एक तरफ को लड़खड़ाया। विक्रम ने मुश्किल से कंट्रोल संभाला और उसे सड़क के किनारे एक चौड़ी जगह पर रोकना पड़ा। बस हो गया, विक्रम ने हताशा में स्टीयरिंग थपथपाया। अब यहां इस अंधेरे में पहिया बदलना पड़ेगा। दोनों बाहर निकले। हवा में वही मीठी सी सड़ांध थी, लेकिन अब उसमें गीली मिट्टी की गंध भी मिली हुई थी। उन्होंने टॉर्च निकाली और पहिया बदलने का सामान लिया। जगह सुनसान थी, लेकिन ठीक सामने, थोड़ी ऊंचाई पर, एक पुराना, टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। उसका शिखर टूट चुका था और दीवारों पर घनी बेलें छड़ी हुई थीं। मंदिर का मुख्य द्वार, एक काले लकड़ी का बना हुआ भारी फाटक, आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर गया हो और उसे बंद करना भूल गया हो। गोपाल ने मंदिर की ओर देखकर प्रणाम किया। भगवान का घर है साहब, यहां कोई बुरी शक्ति नहीं आएगी। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। इस हालत में लगता है भगवान भी यहां से कब का चले गए। फिर भी मंदिर का होना उसे एक अजीब सी हिम्मत दे रहा था। वे दोनों पहिया बदलने में जुट गए। काम करते वक्त विक्रम की नजर बार बार उस खुले दरवाजे पर जा रही थी। अंदर गहरा अंधेरा था। तभी उसने एक हल्की सी हरकत देखी। अंधेरे में कुछ लहराया, एक सफेद रंग की धुंधली सी चमक। गोपाल, विक्रम ने धीरे से कहा, तेरी टॉर्च देना। गोपाल ने डरते हुए टॉर्च थमा दी। विक्रम ने मंदिर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसकी हृदय गति तेज हो रही थी। मत जाओ अंदर साहब, गोपाल ने गिड़गिड़ाया। लेकिन विक्रम रुकने वाला नहीं था। उसने दरवाजे के पास जाकर टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा उजाड़ और उदास था। बीच में एक टूटा हुआ शिवलिंग पड़ा था। उस पर कोई फूल या चंदन नहीं, बल्कि मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र धुंधले पड़ चुके थे। और फिर टॉर्च की रोशनी ने एक कोने में जो दिखाया, उसे देखकर विक्रम का खून सूख गया। वहां एक पत्थर के टुकड़े पर एक ताजा गुलाब का फूल रखा हुआ था, लाल, बिल्कुल उसी तरह का जैसे सड़क पर खून की लकीर का रंग था।
और उस फूल के ठीक ऊपर की दीवार पर कोयले से एक अजीब सा निशान बना हुआ था, एक उल्टा स्वस्तिक जिसके बीच में एक आंख बनी हुई थी। वह आंख सीधे विक्रम की तरफ देख रही थी। विक्रम पीछे हट गया। उसने महसूस किया कि यह मंदिर अब भगवान का नहीं, बल्कि किसी और की शक्ति का गढ़ बन चुका था, और उस शक्ति ने उन्हें यहां रोक लिया था। पंक्चर कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक निमंत्रण था, एक चेतावनी थी। वह तेजी से ट्रक की ओर भागा। जल्दी करो गोपाल, हमें यहां से निकलना है अब। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसे मंदिर के उस खुले दरवाजे में एक सफेद साड़ी का कोना झांकता हुआ दिखाई दिया, और फिर तेज हवा के झोंके के साथ दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम धड़ाम की आवाज ने दोनों के दिल की धड़कनें एक पल के लिए थाम दी। मंदिर का भारी दरवाजा बंद हो चुका था। अब वह सिर्फ एक उदास, बंद स्मारक लग रहा था। लेकिन विक्रम की आंखों के सामने अब भी वह उल्टा स्वस्तिक और उसकी बीच वाली आंख तैर रही थी। गोपाल, पागल हो गया है क्या? जल्दी कर! विक्रम चीखा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि शुद्ध डर था। दोनों ने पागलों की तरह काम किया। गोपाल जैक लगा रहा था और विक्रम स्पेयर व्हील निकाल रहा था। उनकी हर एक हरकत पर उनकी नजरें अंधेरे में छिपे किसी खतरे को टटोल रही थीं। हवा में वह मीठी सी सड़ांध और भी गहरी हो गई थी, जैसे कोई सड़ता हुआ फूल उनके बिल्कुल करीब हो। आखिरकार पहिया बदल गया। विक्रम ने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज ने उन्हें जीवन का एहसास कराया। उसने गियर डाला और ट्रक को सड़क पर वापस ले आया, मंदिर को पीछे छोड़ते हुए। कोई पीछे नहीं आ रहा था, कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस सन्नाटा था। चल दिए साहब। गोपाल ने राहत की सांस ली और अपना ताबीज चूम लिया। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान सड़क पर था, लेकिन उसके मन में वही सवाल कौंध रहा था। क्या वह औरत, वह आत्मा, अब पीछे रह गई थी? लगभग आधा घंटा बीत गया। सड़क अब जंगल से निकलकर एक सुनसान मैदानी इलाके में पहुंच चुकी थी। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था, सामान्य लग रहा था। तभी अचानक ट्रक का स्टीयरिंग व्हील हल्का सा दाहिनी ओर घूम गया, बिल्कुल अपने आप। विक्रम चौंका। उसने स्टीयरिंग को सीधा किया। क्या हुआ? गोपाल ने पूछा। कुछ नहीं, हवा का झोंका शायद, विक्रम ने कहा, पर उसे पता था कि हवा तो शांत थी। फिर 5 मिनट बाद वही हुआ। इस बार स्टीयरिंग बाईं ओर मुड़ी, एक तेज झटकेदार मोड़, जैसे कोई उससे जबरदस्ती स्टीयरिंग घुमवा रहा हो। विक्रम ने पूरी ताकत से उसे सीधा किया। ये क्या हो रहा है? गोपाल की आवाज फिर से कांपने लगी। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सड़क पर जमी थीं। उसने महसूस किया, स्टीयरिंग पर एक अलग तरह का दबाव था। कोई और उसे संभाल रहा था, कोई अदृश्य हाथ। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, विक्रम का अपना हाथ ब्रेक की ओर बढ़ा। उसने खुद को रोकते हुए देखा, लेकिन उसका हाथ ब्रेक को खींच रहा था। एक जोरदार झटके के साथ ट्रक रुक गया। साहब, क्यों रोका? गोपाल चीखा। मैंने नहीं रोका, विक्रम ने दहशत भरी आवाज में कहा। ये अपने आप हो गया। दोनों की नजरें स्टीयरिंग व्हील पर जम गईं। वहां कुछ नहीं था, लेकिन वे दोनों महसूस कर सकते थे। कोई था, कोई और, अब उनके साथ केबिन में बैठा था। कोई अदृश्य सवार, जो अब उनकी गाड़ी चला रहा था, और वह उन्हें कहीं और ले जाना चाहता था। ट्रक का इंजन अब भी चल रहा था, और फिर विक्रम का पैर बिना उसके मन के धीरे धीरे एक्सीलरेटर पर दबने लगा। ट्रक फिर से चल पड़ा, लेकिन इस बार स्टीयरिंग पर वह अदृश्य दबाव उसे सड़क से हटाकर एक पगडंडी की ओर मोड़ रहा था। एक ऐसी पगडंडी जो सुनसान मैदान के बीचों बीच कहीं गहरे अंधेरे में जा रही थी। विक्रम ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन वह शक्ति उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उसकी मांसपेशियां तन गईं, पसीने से तरबतर हो गईं, लेकिन स्टीयरिंग नहीं मुड़ रही थी। नहीं, विक्रम ने चीखकर कहा, यह गलत रास्ता है। गोपाल ने आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसकी आवाज हिल रही थी। ट्रक अब उस पगडंडी पर तेजी से भाग रहा था, उस अज्ञात और अंधेरी दिशा में, जहां कोई नहीं जानता था कि क्या इंतजार कर रहा है। विक्रम लगातार संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह अदृश्य सवार अब मजबूत था। वह जानता था कि अब वह सिर्फ एक मुसाफिर नहीं था, वह एक वाहन था जिसे कोई दूसरी शक्ति चला रही थी, और उनकी मंजिल अब बिरगंज नहीं थी।
विक्रम की बाहों की नसें तनकर लौ की तरह उभर आई थीं। वह पूरी ताकत से स्टीयरिंग को सीधा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अदृश्य शक्ति उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। ट्रक उस संकरी पगडंडी पर दौड़ता चला जा रहा था, जो अब सड़क नहीं बल्कि जंगल के बीच एक जानवर के रास्ते जैसी लग रही थी। झाड़ियां ट्रक के दरवाजों से सटकर गुजर रही थीं, जोरदार खड़खड़ाहट की आवाज करते हुए। ये हमें कहां ले जा रहा है? गोपाल रोए जा रहा था। उसकी प्रार्थना की आवाज अब हिचकियों में डूब रही थी। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसने ब्रेक पर पैर जमा दिया, लेकिन उसका अपना ही पैर एक्सीलरेटर को दबाए हुए था, जैसे लोहे के स्प्रिंग लगे हों। वह विवश था, बस एक दर्शक बनकर रह गया था अपनी ही गाड़ी में। उसकी आंखों के सामने सीमा और प्रिया का चेहरा तैर गया। क्या वह उन्हें कभी दोबारा देख पाएगा? अचानक पगडंडी खत्म हुई और ट्रक एक छोटे से खुले मैदान में जा निकला। वहां कोई पेड़ नहीं थे, सिर्फ लंबी लंबी घास, और बीच में एक बड़ा काला तालाब था। तालाब का पानी स्थिर और काला था, जैसे उसमें स्याही घुली हो। ट्रक तालाब के किनारे जाकर अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया। एकदम सन्नाटा। वह अदृश्य दबाव स्टीयरिंग से गायब हो गया। विक्रम ने हाँफते हुए अपने हाथ पीछे खींचे। उसके हाथ कांप रहे थे। गोपाल सिसक रहा था। चले गया, शायद चला गया, गोपाल ने फुसफुसाया। पर विक्रम को पता था कि ऐसा नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा। तालाब का काला पानी बिल्कुल शांत था, हवा भी नहीं थी। और फिर उसने देखा, तालाब के दूसरी ओर, पानी के किनारे, वही सफेद साड़ी वाली आकृति खड़ी थी। इस बार करीब, इतनी करीब कि वह उसके बालों का घनापन देख सकता था, जो उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह उनकी तरफ मुंह की खड़ी थी। वो देख, विक्रम के मुंह से निकला। गोपाल ने देखा और एक दबी हुई चीख निकाली, खुद का मुंह हाथ से बंद कर लिया। और फिर वह आकृति हिली। उसने धीरे धीरे एक हाथ उठाया और उंगली से उन्हें इशारा किया, अंदर आओ। यह कोई आम इशारा नहीं था। इसमें एक अजीब तरह की मजबूरी थी, एक ऐसा आकर्षण जिसका विरोध करना मुश्किल था। विक्रम का हाथ फिर से हिला। उसकी उंगलियां धीरे धीरे दरवाजे के हैंडल की ओर। जे सतीश, ये तकिया तारिश हुआच। कुछ ही वना से। बढ़ने लगी। इस बार वह और भी ज्यादा डर गया। पहली बार वह गाड़ी चला रहा था, लेकिन अब वह खुद बाहर निकलने वाला था, उस आत्मा के बुलावे पर। नहीं, विक्रम ने खुद से कहा, अपने हाथ को रोकते हुए। नहीं, लेकिन उसका हाथ हैंडल को पकड़ चुका था। दरवाजा खुल गया। ठंडी, सड़ांध भरी हवा ने केबिन को भर दिया। साहब, मत जाओ। गोपाल ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम का शरीर लकड़ी का बना हुआ था। एक अदृश्य शक्ति उसे बाहर खींच रही थी। विक्रम का एक पैर जमीन पर पड़ा। घास ठंडी और नम थी। वह सफेद आकृति अब भी वहीं खड़ी थी। उसका इशारा जारी था। और फिर उसके चेहरे के अंधेरे से एक आवाज आई, साफ और स्पष्ट, बिल्कुल उसके कानों में, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी।
तुम मेरी मदद करो। विक्रम स्तब्ध रह गया। यह आत्मा उसके बारे में जानती थी, उसकी फैमिली के बारे में जानती थी। इंसाफ चाहिए, तुम दोगे। यह कोई यादृच्छिक डरावनी घटना नहीं थी। यह एक प्रस्ताव था, एक सौदा था। और विक्रम समझ गया, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने दूसरा पैर बाहर निकाला और ट्रक से उतर गया, उस सफेद आकृति की ओर कदम बढ़ाते हुए जो अब तालाब के किनारे खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। विक्रम के पैर भारी लोहे के जूते की तरह जमीन पर पड़ रहे थे। हर कदम उसकी इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन उस अदृश्य खिंचाव के आगे बेबस। तालाब का काला पानी अब सिर्फ कुछ ही गज दूर था। वह सफेद आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसके आसपास की हवा धुंधली सी लग रही थी। गोपाल ट्रक के दरवाजे से लपकता हुआ बाहर आया। साहब, वापस आ जाओ, ये माया है, जाल है। लेकिन विक्रम रुका नहीं। वह अब उस आत्मा के इतने करीब था कि उसे उसकी साड़ी पर लगी मिट्टी के दाग और उसके गीले बालों से टपकते पानी की कल्पना होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने भीतर के डर से लड़ते हुए। तभी वह आवाज फिर गूंजी, सीधे उसके दिमाग में। डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे बस इंसाफ चाहिए। विक्रम ने आंखें खोलीं। उसने अपनी आवाज को दृढ़ बनाने की कोशिश की। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? एक पल की सन्नाटे के बाद जवाब आया। मैं वो हूं जिसे इस तालाब में दफनाया गया है, जिसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। मेरा नाम कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारी बीवी सीमा, वो भी मरने के कगार पर है ना? विक्रम का दिल एक डरावनी धड़कन के साथ रुक सा गया। तुम्हें कैसे पता? मैं उस दर्द को महसूस कर सकती हूं जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी बेटी का भविष्य अंधकार में है। मैं तुम्हें पैसा दिलवा सकती हूं, बहुत सारा पैसा। तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म। यह सुनकर विक्रम के मन में एक संक्षिप्त आशा की किरण जगी, लेकिन फिर तुरंत डर ने घेर लिया। क्या? क्या बदले में? बदले में तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा। आवाज में एक विषाद और गुस्सा घुला हुआ था। मेरे हत्यारे का नाम लोगों के सामने लाना होगा। उसके अपराध का सबूत दुनिया के सामने रखना होगा। वो आदमी तुम्हारे मालिक का भतीजा है, रोहन। विक्रम की सांसें रुक सी गईं। रोहन, वही रोहन जो हमेशा शहर में रहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके काले कारनामों की वजह से उसके चाचा ने उसे कंपनी से दूर रखा था। क्या उसने एक हत्या की थी? उसने मुझे इसी तालाब में डुबो दिया, क्योंकि मैं उसकी काले धंधों की बात उजागर करने वाली थी। आत्मा की आवाज में एक वेदना उभर आई। मेरा शरीर अब भी यहीं है, पानी के नीचे। कोई नहीं जानता, कोई नहीं खोजता। विक्रम सिहर गया। उसने पीछे मुड़कर गोपाल की ओर देखा, जो डरे सहमे खड़ा था। फिर उसने ट्रक की ओर देखा, और फिर अपने हाथों को, जिनमें सीमा के इलाज का खर्चा उठाने की ताकत नहीं थी। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं विक्रम, आवाज ने कहा। या तो मेरी बात मानो और अपनी फैमिली को बचाओ, या फिर इसी तालाब में मेरे साथ हमेशा के लिए सड़ो। चुनाव तुम्हारा। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। एक तरफ उसकी बीवी और बेटी का जीवन था, दूसरी तरफ एक खतरनाक आत्मा के साथ एक डरावना सौदा। पर क्या उसके पास कोई दूसरा विकल्प था? उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। ठीक है, उसने फुसफुसाया। मैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वह सफेद आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और हवा में घुल गई। केबिन में बैठा गोपाल एक झटके के साथ हिला, जैसे कोई जंजीर टूट गई हो। विक्रम वापस ट्रक की ओर मुड़ा। उसके कदम अब हल्के थे, लेकिन उसका दिल एक नए, अलग तरह के बोझ से दबा हुआ था। वह अब सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं रहा था। वह एक मृत आत्मा का इंसाफ दिलाने वाला बन चुका था। और उसे पता था कि रोहन जैसे आदमी का सामना करना किसी भूत का सामना करने से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे ही वह सफेद आकृति गायब हुई, ट्रक के केबिन की हवा में फिर से जीवन का एहसास लौट आया। वह दमघोंटू सन्नाटा और अजीब सी खिंचाव की शक्ति जाती रही। गोपाल ने एक लंबी, कांपती हुई सांस ली, जैसे पानी में डूबने के बाद सतह पर आया हो। साहब, क्या हुआ? आपने उससे बात की? गोपाल ने डरते हुए पूछा। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह ट्रक में वापस चढ़ा और स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों में लेकर बैठ गया।
उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि उस फैसले के बोझ से जो उसने लिया था। उसने चाबी घुमाई और इंजन का गुर्राना अब एक सामान्य, भरोसेमंद आवाज लग रही थी। हाँ, विक्रम ने अंततः कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। हमें एक काम करना है, बिरगंज पहुंचने से पहले। क्या? क्या काम साहब? वापस जाना है, विक्रम ने कहा और ट्रक को घुमाकर उसी पगडंडी से वापस मुख्य सड़क पर ले आया। इस बार कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे अब उन्हें जाने की इजाजत थी। रास्ते में विक्रम ने गोपाल को सब कुछ बता दिया। आत्मा की बात, रोहन के बारे में और उस सौदे के बारे में। गोपाल की आंखें डर से फैल गईं। लेकिन साहब, रोहन साहब, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत ताकतवर। अगर उन्हें पता चला तो क्या होगा? विक्रम ने कड़वे स्वर में कहा, अगर हमने ये नहीं किया तो वो आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, और अगर हमने किया तो शायद सीमा और प्रिया की जिंदगी बच जाए। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है गोपाल। गोपाल चुप हो गया। वह समझ गया। ट्रक अब मुख्य सड़क पर तेजी से दौड़ रहा था। सुबह की पहली किरणें आसमान को हल्का सा रंगने लगी थीं। रात का डर सुबह की हकीकत में बदल रहा था, लेकिन विक्रम के लिए यह हकीकत उस रात से भी ज्यादा डरावनी थी। उसे अब बिरगंज नहीं, बल्कि उस शहर की ओर जाना था जहां रोहन रहता था। उसे एक हत्यारे का पर्दाफाश करना था। आत्मा ने उसे एक नाम और एक जगह बताई थी, रोहन का फार्म हाउस, जहां उसने सबूत छुपाए थे। गोपाल, विक्रम ने कहा, तू मेरा साथ देगा ना? गोपाल ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपने ताबीज को छूकर बोला, हां साहब, आपके साथ। भगवान हमारी रक्षा करेंगे। सुबह का उजाला अब पूरी तरह से फैल चुका था। ट्रक एक छोटे से कस्बे में घुसा। विक्रम ने एक पंसारी की दुकान देखी और ट्रक रोक दी। क्या कर रहे हैं साहब? गोपाल ने पूछा। वो आत्मा ने एक चीज का जिक्र किया था, रोहन की डायरी। उसे पाने के लिए हमें कुछ जरूरी सामान की जरूरत पड़ेगी, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में एक नई खतरनाक दृढ़ता थी। वह दुकान में गया और कुछ देर बाद एक छोटा सा पैकेट लेकर आया। ये क्या है? गोपाल ने पूछा। विक्रम ने पैकेट खोला। उसमें सिंदूर, हल्दी और कुछ सूखे हुए तुलसी के पत्ते थे। पंडित जी से पूछा है, विक्रम ने कहा। उन्होंने कहा, अगर किसी अशांत आत्मा का सामना करना है तो ये चीजें काम आती हैं, खासकर तुलसी। वो बुरी शक्तियों को दूर रखती है। गोपाल ने हैरानी से देखा। आप आपको यकीन हो गया है इन सब पर? विक्रम ने गंभीर होकर कहा। गोपाल, जब कोई मुर्दा तुमसे बात करे तो तुम्हें हर उस चीज पर यकीन करना पड़ता है जो तुम्हें जिंदा रख सके। चल, अब हमें रोहन के फार्म हाउस की तरफ बढ़ना है। ट्रक फिर से चल पड़ा, लेकिन अब उनकी मंजिल सिर्फ माल पहुंचाना नहीं था। अब वे एक ऐसी यात्रा पर निकले थे जहां एक जीवित इंसान का सामना करना किसी मरे हुए से ज्यादा खतरनाक था। और विक्रम जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रक अब एक अलग ही दिशा में दौड़ रहा था। विक्रम के पास आत्मा द्वारा बताया गया नक्शा उसकी जेब में था। रोहन का फार्म हाउस शहर से दूर, एकांत में था। सफर के दौरान विक्रम बार बार उस पैकेट को टटोल लेता जिसमें सिंदूर और तुलसी के पत्ते थे। ये सामान्य चीजें अब उसके लिए एक अस्त्र बन चुकी थीं। साहब, अगर रोहन साहब वहां मिल गए तो? गोपाल का डर बढ़ता जा रहा था। आत्मा ने कहा था कि रोहन इस वक्त शहर में है। उसका एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। हमारे पास कुछ घंटे हैं, विक्रम ने कहा, पर उसकी आंखों में अनिश्चितता थी। दोपहर ढलने लगी थी जब ट्रक एक लंबी, सुनसान सड़क के आखिर में एक बड़े से आयरन गेट के सामने रुका। फार्म हाउस विशाल था, लेकिन उस पर सन्नाटे की एक मोटी परत जमी हुई थी। लोहे का गेट बंद था। विक्रम ने ट्रक से उतरकर गेट की तरफ देखा। तभी अचानक गेट की एक चाबी से भरी हुई तिजोरी अपने आप खुल गई, जैसे किसी ने अंदर से बटन दबाया हो। गोपाल की सांसें तेज हो गईं। साहब, ये... चुप, विक्रम ने कहा। वो हमारी मदद कर रही है। उसने गेट खोला और ट्रक को अंदर ले गया। फार्म हाउस का मुख्य दरवाजा भी बंद था, लेकिन उसकी एक खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। विक्रम ने उसी से अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का माहौल डरावना था। सब कुछ धूल से ढका हुआ था। हवा में बंद कमरे की बदबू थी।
आत्मा ने कहा था कि डायरी रसोई के एक छिपे हुए ताखे में है। दोनों रसोई की ओर बढ़े। वहां दईचीए सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही विक्रम ने बताई गई जगह पर हाथ लगाया, एक तस्वीर की फ्रेम हिली और दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खुल गया। अंदर एक पुरानी चमड़े की डायरी पड़ी थी। मिल गई। विक्रम ने राहत की सांस ली। पर तभी बाहर कार के इंजन की आवाज आई। एक लग्जरी कार फार्म हाउस के गेट के सामने आकर रुकी। उसमें से रोहन उतरा। वह समय से पहले लौट आया था। छुप जाओ, विक्रम ने दबी आवाज में कहा, और दोनों रसोई के एक बड़े अलमारी के पीछे छिप गए। रोहन अंदर आया। उसकी आवाज गुस्से में थी। मैंने कहा था ना कि कोई इस फार्म हाउस के आसपास भी न फटके। ये ट्रक किसका है? वह सीधे रसोई की ओर आ रहा था। विक्रम और गोपाल की सांसें अटकी हुई थीं। विक्रम ने अपनी जेब से वह पैकेट निकाला और तुलसी के पत्तों को मुट्ठी में भींच लिया। रोहन ने रसोई में प्रवेश किया। उसकी नजर तुरंत उस खुले हुए छिपे ताखे पर पड़ी। उसका चेहरा तुरंत खतरनाक हो गया। कौन है यहां? बाहर निकलो। तभी रसोई का एक बर्तन अपने आप गिरकर टूट गया। रोहन चौंका और उसी ओर देखने लगा। विक्रम को लगा जैसे एक सफेद साड़ी का कोना एक पल के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। आत्मा ने उनकी मदद की थी। इसी समय का फायदा उठाकर विक्रम और गोपाल अलमारी के पीछे से निकले और दूसरे दरवाजे से बाहर भागे। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें भागते हुए देख लिया। रुको, चोर! रोहन चीखा, लेकिन दोनों ट्रक तक पहुंच चुके थे। विक्रम ने तेजी से ट्रक स्टार्ट की और गेट की ओर दौड़ाया। रोहन अपनी कार में बैठकर उनका पीछा करने लगा। ट्रक सड़क पर निकला और पूरी रफ्तार से भागने लगा। पीछे रोहन की कार थी, जो तेजी से उनके पास आ रही थी। पकड़ लिए साहब, अब क्या होगा? गोपाल डर से चीखा। विक्रम की नजरें सड़क पर थीं, लेकिन उसके हाथ में वह डायरी थी। वह जानता था कि इस डायरी में सच छिपा था, एक हत्या का सच। और अब वह सच उसकी जान के दुश्मन के हाथों में था। उन्हें बचाना था, न सिर्फ अपनी जान, बल्कि उस सच को भी जिसे एक आत्मा ने उन पर भरोसा करके सौंपा था। ट्रक पुराना था, लेकिन विक्रम ने उसे जानवर की तरह दौड़ा दिया। इंजन चीख रहा था, हर गियर बदलने पर एक कर्कश आवाज के साथ लग रहा था। पीछे रोहन की शक्तिशाली कार आसानी से उनका पीछा कर रही थी। उसकी हेडलाइट्स ट्रक के पिछले शीशे में विक्रम की डरी हुई आंखों को चौंधिया रही थीं। साहब, वो बहुत तेज है। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखते हुए चीखा। वो हमें पकड़ लेगा। विक्रम का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। सीधी सड़क पर वह रोहन से नहीं जीत सकता था। उसने एक योजना बनाई। उसे याद आया कि आगे एक पुराना टूटा हुआ पुल था, जिससे होकर केवल एक ही गाड़ी एक समय में गुजर सकती थी। अगर वह उससे पहले पहुंच जाता। उसने एक्सीलरेटर को और दबा दिया। ट्रक की स्पीड नीडल लाल निशान को पार कर गई। हवा का रुख तेज हो गया। ट्रक के शीशों को हिला रहा था। पकड़ लो कुछ, गोपाल! विक्रम ने गर्जना की। उसने अचानक ब्रेक मारे और ट्रक को एक संकरी, ऊबड़-खाबड़ पगडंडी पर मोड़ दिया। यह एक जोखिम भरा कदम था। रोहन ने भी अपनी कार को झटके के साथ मोड़ा, लेकिन उसकी गति के कारण कार एक पल के लिए नियंत्रण खो बैठी और एक पेड़ से टकरा गई। धमाके की आवाज गूंजी। हां, गोपाल ने जीत की चीख लगाई। उसकी कार खराब हो गई। विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि रोहन अब भी खतरा था। वह पगडंडी पर तेजी से आगे बढ़ा, जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ। ट्रक के पहिए गड्ढों में गिरते और उछलते पूरे शरीर को हिलाकर रख देते। अचानक पगडंडी समाप्त हुई और वे एक खुले मैदान में आ गए। वहीं दूर वह टूटा हुआ पुल दिखाई दे रहा था। पुल के नीचे एक गहरी खाई थी, जिसमें एक तेज बहाव वाली नदी बह रही थी। विक्रम ने ट्रक को पुल की ओर मोड़ दिया। तभी उसकी नजर पीछे पड़ी। रोहन की कार एक धुएं के गुबार के साथ अभी भी चल रही थी और तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी कार का एक हिस्सा टूट चुका था, लेकिन वह अभी भी खतरनाक थी। वो आ रहा है साहब, गोपाल ने डरते हुए कहा। विक्रम ने पुल पर ट्रक चढ़ाया। लकड़ी के पुराने तख्ते चीख उठे, जैसे वे किसी भी समय टूट सकते थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर पल यह सोचते हुए कि कहीं पुल न टूट जाए। रोहन की कार पुल के दूसरे छोर पर आकर रुक गई।
रोहन कार से बाहर निकला। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। रुक जा विक्रम, रोहन ने गरजते हुए कहा। वो डायरी मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारी लाश इस नदी में बहती मिलेगी। विक्रम ने ट्रक रोक दिया। वह और गोपाल दोनों फंस चुके थे। आगे टूटा हुआ पुल, पीछे एक हत्यारा जिसके हाथ में बंदूक थी। हवा में एक बार फिर वह मीठी सड़ांध खुल गई और एक सफेद साड़ी की झलक पुल के पार दिखाई दी। आत्मा वहां थी, अपना इंसाफ देखने के लिए। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसने गोपाल की ओर देखा, फिर रोहन की ओर। उसने डायरी अपने कोट के अंदर छिपा ली थी। तुम्हें डायरी चाहिए? विक्रम ने जोर से कहा। खुद आकर ले जाओ। यह एक जुआ था, एक बहुत बड़ा जुआ। रोहन की आंखों में आग धधक उठी। विक्रम की हिम्मत देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? वह पुल पर कदम रखते हुए गरजा। उसका एक हाथ पिस्तौल पर था और दूसरा संतुलन बनाने के लिए फैला हुआ था। पुराने पुल के तख्ते उसके वजन से कराह उठे। विक्रम और गोपाल ट्रक के केबिन में बैठे सब कुछ देख रहे थे। गोपाल का दिल जोरों से धड़क रहा था। साहब, अब क्या करेंगे? विक्रम की नजरें रोहन पर टिकी थीं। उसने धीरे से कहा, जब तक वो पुल के बीच में ना आ जाए कुछ नहीं करना। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ पुल की चीख तेज होती जा रही थी। नीचे नदी का गर्जन भी मदद नहीं कर रहा था। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। रोहन लड़खड़ाया और उसने संतुलन बनाने के लिए अपना हाथ पुल की रेलिंग पर रखा। उसी पल रेलिंग का एक हिस्सा जो सड़ चुका था टूटकर नीचे गिर गया। रोहन चीखा और पीछे हटा। उसकी पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। अब, विक्रम ने गोपाल से कहा। दोनों तेजी से ट्रक से बाहर कूदे। विक्रम ने ट्रक के पीछे रखा लोहे का एक हैंडल तोड़ा जो उनकी एकमात्र सुरक्षा थी। गोपाल ने एक मोटी लकड़ी का टुकड़ा उठाया। रोहन अब बिना हथियार के था, लेकिन वह मजबूत और गुस्से से भरा हुआ था। तुम दोनों को मरना है, वह चीखता हुआ उनकी ओर बढ़ा। विक्रम और रोहन के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। रोहन ने विक्रम पर वार किया, लेकिन विक्रम ने लोहे के हैंडल से उसे रोक दिया। गोपाल ने पीछे से लकड़ी से वार किया, जो रोहन के कंधे पर लगा। रोहन दर्द से कराह उठा। इसी बीच पुल हिल रहा था। लड़ाई के झटकों से पुराने तख्ते एक एक करके टूटकर नदी में गिर रहे थे। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ पुल का बीच का हिस्सा टूट गया। रोहन और विक्रम दोनों नीचे गिरते गिरते बचे, लटकते हुए तख्तों को पकड़कर। गोपाल सुरक्षित जगह पर खड़ा था। साहब, वह चीखा। विक्रम ने एक तख्ते को मजबूती से पकड़ रखा था। रोहन भी पास ही लटक रहा था, लेकिन उसका तख्ता टूटने वाला था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि डर था। मेरी मदद करो, रोहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। विक्रम ने उसकी ओर देखा। यही वह आदमी था जिसने एक निर्दोष औरत की हत्या की थी, जिसने उस आत्मा को इंसाफ से वंचित रखा था। लेकिन विक्रम ड्राइवर था, हत्यारा नहीं। उसने अपना एक हाथ रोहन की ओर बढ़ाया। पकड़ो, रोहन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसका तख्ता पूरी तरह से टूट गया। एक चीख के साथ वह नीचे गहरी नदी में गिर गया और तेज बहाव में बह गया। विक्रम हैरानी से देखता रह गया। गोपाल ने आकर उसे ऊपर खींचा। दोनों सुरक्षित किनारे पर थे। चला गया, गोपाल ने हाँफते हुए कहा। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने कोट के अंदर छुपाई हुई डायरी निकाली। वह सुरक्षित थी। उन्होंने अपना वादा निभाया था। आत्मा को इंसाफ मिलने का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि नदी के किनारे, दूर, वह सफेद साड़ी वाली आकृति एक बार फिर दिखाई दी। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक छोटी सी, धुंधली सी आकृति थी, एक बच्चे की। दोनों हाथ मिलाए हुए थे और फिर धीरे धीरे वे दोनों आकृतियां हवा में घुल गईं। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। शांत हो गईं साहब, वो और उसका बच्चा, दोनों शांत हो गए। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। उसे अब समझ आया कि आत्मा को सिर्फ अपना इंसाफ ही नहीं, बल्कि अपने खोए हुए बच्चे को भी ढूंढना था। और आज उसे दोनों मिल गए। लेकिन उनकी अपनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रोहन का शव मिलना अभी बाकी था और पुलिस को सब कुछ बताना था। सच अभी भी उस डायरी में कैद था और उसे दुनिया के सामने लाना था।
पुल का टूटा हुआ हिस्सा नदी के गर्जन के साथ बह चुका था। विक्रम और गोपाल किनारे पर खड़े हाँफ रहे थे। उनके शरीर चोटों और डर से कांप रहे थे। रोहन का अंत हो चुका था, लेकिन उसकी डायरी अब भी विक्रम के हाथ में थी, एक जलता हुआ अंगारा। अब अब क्या करें साहब? गोपाल ने टूटी हुई सांसों के बीच पूछा। पुलिस हमें ही दोषी ठहरा देगी। विक्रम ने डायरी को मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। नहीं, हम दोषी नहीं, गवाह हैं। हमें शहर जाना होगा और सीधे एसपी साहब के पास जाना होगा। ये डायरी सब कुछ बता देगी। लेकिन ट्रक अब पुल के दूसरी ओर फंसा हुआ था। उन्हें पैदल ही चलना था। थके हुए, घायल, लेकिन दृढ़ निश्चयी, वे दोनों जंगल के रास्ते शहर की ओर बढ़े। रास्ते भर विक्रम को लगता रहा कि कोई उनका मार्गदर्शन कर रहा है। रास्ते में आने वाले कांटों भरे रास्ते अचानक साफ हो जाते और दूर कहीं एक सफेद चमक उन्हें सही दिशा दिखाती। शाम ढलने तक वे शहर पहुंच गए। सीधे एसपी के दफ्तर पहुंचे। दरबान ने पहले तो उन्हें रोका, लेकिन जैसे ही विक्रम ने रोहन का नाम लिया और हत्या की डायरी दिखाई, उन्हें तुरंत अंदर भेज दिया गया। एसपी एक गंभीर व्यक्ति थे। विक्रम ने सारी कहानी सुनाई। आत्मा का साया, तालाब, फार्म हाउस में डायरी और पुल पर हुई घटना। शुरू में एसपी का चेहरा अविश्वास से भरा था, लेकिन जैसे जैसे विक्रम ने डायरी के पन्ने पलटे, उनका रुख बदलता गया। डायरी में रोहन ने खुद अपने अपराध को विस्तार से लिखा था। कैसे उसने प्रिया नाम की उस औरत को, जो उसके काले धंधों का भंडाफोड़ करने वाली थी, उस तालाब में डुबोकर मार डाला था। कैसे उसने अपने चाचा के ट्रक बिजनेस का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया था, और कैसे उसने प्रिया के 5 साल के बेटे को भी, उसका नाम आर्यन था, चुपके से दूर किसी अनाथालय में भेज दिया था ताकि कोई सवाल ना उठाए। एसपी ने गंभीर होकर कहा, ये बहुत गंभीर आरोप हैं। हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। तालाब की तलाशी ली जाएगी और उस अनाथालय की जांच की जाएगी। उसी रात पुलिस ने तालाब से प्रिया की हड्डियां बरामद की और दूसरे शहर के अनाथालय से आर्यन को ढूंढ निकाला। रोहन के चाचा यानी विक्रम के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं। युवती की हत्या का रहस्य उजागर, ट्रक ड्राइवर ने दिखाई हिम्मत और काले धंधों का राज खुला, मुख्य आरोपी की मौत। विक्रम और गोपाल को पुलिस ने सुरक्षा दे रखी थी। एक शाम विक्रम के फोन की घंटी बजी। फोन पर अस्पताल से सीमा का फोन था। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन खुशी से भरी। विक्रम, अचानक कंपनी के मालिक ने सारे बिल भर दिए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं ठीक हो रही हूं। तुमने क्या किया? विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, बस अपना काम किया सीमा, जल्दी घर आऊंगा। उसने फोन रखा और आसमान की ओर देखा। शाम का तारा टिमटिमा रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। आत्मा को इंसाफ मिल गया था। उसका बच्चा सुरक्षित था और उसकी अपनी फैमिली भी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी भी एक आखिरी दिन बाकी था। वह दिन जब विक्रम को अपनी इस अद्भुत और डरावनी यात्रा का हिसाब चुकाना था। और वह दिन अभी आना बाकी था, सब कुछ सुलझने के बाद का पहला सप्ताह। विक्रम और गोपाल एक सरकारी सुरक्षा गृह में ठहरे हुए थे। पुलिस जांच पूरी हो चुकी थी और उन्हें निर्दोष पाया गया था। विक्रम की बहादुरी के लिए उसे इनाम की राशि भी दी गई थी, जिससे सीमा का इलाज और प्रिया की पढ़ाई का खर्चा पूरा हो सकता था। लेकिन विक्रम के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक सपना जो बार बार आता था। वही पुराना ट्रक, वही सुनसान सड़क और दूर खड़ी वह सफेद आकृति। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह कुछ कहना चाहती थी। गोपाल, एक शाम विक्रम ने कहा, हमें एक बार फिर उस रास्ते पर जाना होगा। गोपाल की रूह कांप उठी। क्यों साहब, अब सब ठीक तो है? ठीक इसीलिए, विक्रम ने कहा, एक अधूरा काम बाकी है, विदाई का। अगले दिन उन्होंने वही पुराना ट्रक लिया, जो अब मरम्मत के बाद चलने लायक हो गया था। इस बार सफर डरावना नहीं, बल्कि शांत था। हवा में वह सड़ांध नहीं, बल्कि ताजे फूलों की खुशबू थी। वे सीधे उस तालाब के पास पहुंचे जहां प्रिया की आत्मा रुकी हुई थी। तालाब का पानी अब काला नहीं, बल्कि साफ और नीला लग रहा था। किनारे पर, उसी पीपल के पेड़ के नीचे,
विक्रम ने एक छोटा सा दिया जलाया और प्रिया और उसके बेटे आर्यन की शांति के लिए प्रार्थना की। आप अब शांति से जा सकती हैं, विक्रम ने कहा। आपको इंसाफ मिल गया है। आपका बेटा सुरक्षित है। हवा में एक हल्की सी मधुर संगीत की आवाज गूंजी और दूर आसमान में दो चमकती हुई रोशनियां दिखाई दीं, जो धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गईं। गोपाल की आंखों में आंसू थे। चली गईं साहब, सच में चली गईं। वापसी के सफर में विक्रम को लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहा है। वह ट्रक अब हल्का सा लग रहा था, जैसे उससे कोई भारी बोझ उतर गया हो। शहर पहुंचकर विक्रम ने सीधे अस्पताल का रुख किया। सीमा अब ठीक हो रही थी। उसका चेहरा फिर से गुलाबी होने लगा था। प्रिया खुशी से उछल पड़ी जब उसने अपने पिता को देखा। पापा, तुम्हारे बारे में अखबार में छपा है। तुम हीरो हो, प्रिया ने गर्व से कहा। विक्रम ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक पिता का प्यार था, हीरो का अहंकार नहीं। उस रात विक्रम को आखिरी बार वह सपना आया। इस बार प्रिया की आत्मा उसके सामने थी। उसके हाथ में एक सोने का सिक्का था। ये लो, तुम्हारे साहस का इनाम, उसने कहा। यह सिक्का तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। अब मैं सच में जा रही हूं। धन्यवाद विक्रम, तुम सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, एक सच्चे इंसान हो। सुबह उठकर विक्रम ने देखा कि उसकी तकिए के पास सच में एक पुराना सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। उसने उसे उठाया और मन ही मन प्रिया को धन्यवाद दिया। लेकिन कहानी का एक आखिरी हिस्सा अभी बाकी था। वह सिक्का और विक्रम का भविष्य अभी एक और मोड़ लेने वाला था। सोने के सिक्के को विक्रम ने एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने गले में पहन लिया। यह उसकी जीत का प्रतीक था, एक आशीर्वाद। कुछ हफ्तों बाद सीमा पूरी तरह ठीक हो गई और घर लौट आई। छोटा सा घर फिर से खुशियों से भर गया। विक्रम ने इनाम के पैसों से प्रिया का स्कूल का फीस भर दिया और कुछ पैसे बचाकर एक नया ट्रक खरीदने की योजना बनाई। एक शाम जब विक्रम नए ट्रक के बारे में सोच रहा था, दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति, सफेद वस्त्रों में, जिसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। मैं प्रिया का पिता हूं, उसने कहा। विक्रम स्तब्ध रह गया। प्रिया, उसी प्रिया की आत्मा का पिता। वह उसे अंदर ले आया। बुजुर्ग ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने अखबार में सब कुछ पढ़ा। सालों से मैं अपनी बेटी और पोते को ढूंढ रहा था। आपने न सिर्फ उन्हें इंसाफ दिलाया, बल्कि मुझे मेरे पोते आर्यन से भी मिलवाया। उसने एक चेक निकालकर विक्रम को दिया। वह एक बहुत बड़ी रकम थी। ये नहीं, विक्रम ने मना करते हुए कहा। यह सिर्फ शुक्रिया नहीं है, बुजुर्ग ने कहा। यह एक प्रस्ताव है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी नई ट्रांसपोर्ट कंपनी की देखभाल करें। मुझे आप जैसे ईमानदार और बहादुर इंसान की जरूरत है। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। यह सिर्फ पैसों से बड़ा था। यह सम्मान था, एक नया उद्देश्य था। कुछ महीनों बाद सिंह ट्रांसपोर्ट नाम की एक नई कंपनी की शुरुआत हुई, जिसके मैनेजर थे विक्रम सिंह। गोपाल उनका विश्वसनीय सहायक बना। कंपनी की सभी ट्रकों में हनुमान चालीसा की छोटी प्रतियां रखी जाती थीं और हर ड्राइवर को सुरक्षा के लिए तुलसी का पौधा दिया जाता था। एक दिन विक्रम अपने नए ट्रक से नेपाल बॉर्डर की ओर जा रहा था, वही रास्ता जहां सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन अब यह रास्ता उसे डरावना नहीं लगता था। चांदनी रात में सड़क चमक रही थी। रास्ते में उसने अपना ट्रक रोका और उस पीपल के पेड़ के पास दिया जलाया, जहां पहले लाल कपड़े बंधे थे। अब वहां फूल और मिठाई रखी थी। लोगों ने उस जगह को एक पवित्र स्थान मान लिया था। जैसे ही विक्रम वापस ट्रक की ओर मुड़ा, उसे दूर सफेद साड़ी में दो आकृतियां दिखाई दीं, एक औरत और एक छोटा बच्चा। उन्होंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए। विक्रम ने मुस्कुराते हुए स्टीयरिंग संभाली। उसने अपने गले में पड़े सोने के सिक्के को छुआ। वह जानता था कि प्रिया और आर्यन की आत्माएं अब शांत थीं। ट्रक आगे बढ़ा, नए सफर की ओर। विक्रम के दिल में अब डर नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास था। वह जानता था कि अच्छाई की रक्षा के लिए आने वाली शक्तियां चाहे दिखें या न दिखें, वह हमेशा मौजूद रहती हैं। और कभी-कभी सबसे अंधेरी रातें ही
सबसे चमकदार सुबह लेकर आती हैं।